बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद है अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं कहा करता हूँ और हमारे साथ मौजूद है हरमीत सिंह, तो वो नहीं कहना। हाँ, हरमीत कुछ ज़ाती मसरूफियात की बिना पर आज हमें शो में ज्वाइन नहीं करे, लेकिन कल के लिए अच्छी बात यह है कि मोस्ट प्रोबेबली कल हरमीत हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। हाँ, वो बड़ा मज़ा आएगा इसलिए कि उनके साथ जो बैठ के इंटरेक्शन होगा और देखेंगे कल कौन से रंग की पगड़ी पहन के आते हैं। उनकी जो दस्तारें हैं वो बहुत मशहूर हैं, बड़े खूबसूरत रंगों की वो दस्तारें पहनते हैं। और देखते हैं फिर कल का शो जो है वो किस तरह का होता है, रंगीन होगा, कितना रंगीन होता है, यस, कितना एंटरटेनिंग होता है। रंगीन हो, संगीन ना हो बहुत। तो रंगीन कितना होगा ये कल ही देखेंगे। अभी चलते हैं आज के रन डाउन की तरफ। बिल्कुल, सबसे पहले जनाब पब्लिक का डेली डोज होगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि ब्रेकफास्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत से लोग अपना जो नाश्ता है वो स्किप कर देते हैं, लेकिन इसकी बहुत सी जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो बताए जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि घर से खाली पेट बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। तो नाश्ते की इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्दी नाश्ते में आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हमें शो में ज्वाइन करेंगी। और फिर लाहौर में सबसे बड़े कम वक्त में मियावाकी जंगल का आगाज कर दिया गया है। बेसिकली जापान के एक माहिर नबातात थे जिन्होंने 60 इयर्स की रिसर्च के बाद ये तरीका, ये टेक्निक निकाली और इससे बड़ी जल्दी से जो जंगल है, दरख्त है, वो ग्रो किए जाते हैं। तो इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर जब हम शो में आगे चलेंगे तो आजकल एक इशू जो है वो ज़ेरे गौर है, जो हमारे ब्लाइंड क्रिकेटर्स हैं, कौमी ब्लाइंड क्रिकेटर्स, उनका ये कहना है कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है और 2 साल हो गए हैं हमारे जो फंड्स हैं उनमें इजाफा नहीं किया जा रहा। अब पीसीबी के बाहर उन्होंने एहतजाज किया, पीसीबी ने उनको यकीन दहानी करवाई कि कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज ऐसी है जिससे उनका इजाफा जो है वो कर दिया जाएगा। लेट्स सी होता है इजाफा या नहीं होता, लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या है ब्लाइंड क्रिकेटर्स के, इस पर हम बात करेंगे। और आखिर पीसीबी की जानिब से इनको नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। शो में हमें ब्लाइंड क्रिकेटर टीम के जो कप्तान हैं, कैप्टन हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। फिर हम अंगूर पर एक खुसूसी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे, रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद होंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात करेंगे। तालिबान की जो पेशकदमी है वो जारी है। अभी उन्होंने सूबाई दारुल हुकूमत जरनज 6 सूबाई दारुल हुकूमत ऐसे हैं जिनके ऊपर उनका कब्जा हो गया है। बिल्कुल। और उसके हवाले से बड़ी तशवीश पाई जाती है। इंटरनेशनली पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, लेकिन हम तफसील बात करेंगे जिस वक्त वो हमारा सेगमेंट आएगा। बिल्कुल। सबसे पहले हम शो का आगाज़ करते हैं। आज सबसे अच्छी बात यह है कि आज यकम मुहर्रमुल हराम है। इस्लामी साल जो है उसका बाकायदा तौर पर आज से आगाज़ हो चुका है। तमाम मुसलमान बहन और भाई जो हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको ये साल बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ ही हमारी दुआ है कि ये साल खुशियों से भरपूर हो, खुशियाँ लेकर आए आप लोगों के लिए। और सबसे बढ़कर जो एक दुआ जो आजकल सबकी ज़ुबान पर है कि अल्लाह ताला ये जो कोविड की वबा है इससे हम सबको बहुत जल्द निजात दिलाए, अमन व आशती का दौर हो और सलामती के साथ हो। ख़ास तौर पर जो अभी हम बात कर रहे थे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे, मुसलमानों पे बड़ा मुश्किल वक्त है इंटरनेशनली देखा जाए। कहाँ सीरिया की सूरत हाल देखें, फ़लस्तीन की देखें, और अब ये अफ़गानिस्तान की। आपस में लड़ के इतना हंगामा बपा है। कल काफ़ी खूनरेज़ी हुई है, काफ़ी कत्लो गारतगरी हुई है, गलियों में लड़ाई हुई है। और उसके साथ जो अमेरिकन बम्बारमेंट करने वाले तैयारे हैं उन्होंने बम्बारमेंट की, उसमें भी कोई वो कहते हैं 250 के करीब तालिबान को उन्होंने मार दिया। तो बहुत खौफनाक सा साल है। अल्लाह करे कि हालात बेहतर का ये साल हो और अच्छे हालात हों और सब कुछ जो है वो अच्छा रहे। लेकिन इसके साथ साथ एक और खबर, मुसलमान सभी वाकिफ़ हैं इस खबर से कि आज मुसलमानों के दोम खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत मनाया जा रहा है। आज उनका यौम शहादत है, नहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुसलमानों के सबसे पावरफुल और सबसे इन्फ्लुएंशियल कैलिफ थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी थे। अबू लोलो फ़िरोज़ था, एक ईरानी ग़ुलाम था। उसने इनको फ़जर की नमाज़ पढ़ा रहे थे जिस वक्त उनको खंजर के वार किए, उसमें जहर लगा हुआ था और ये शहीद हो गए। इनके दौर में 10 साल का दौर हुकूमत, तकरीबन दौर खिलाफत रहा है जिसमें बेशुमार फतवात थी। अच्छा, फ़ारूक इनको इसी वजह से कहा जाता है कि मतलब जैसे देखना इनकी जितने भी कारनामे पड़े हैं, वैसे तो एक से एक बढ़ के है, लेकिन यह है कि सच्चे कौल के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जो इनको सिखाया उसके मुताबिक दोस्त
इनकी जब खिलाफत का वक्त आया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को लोगों ने कहा कि जी बड़े सख्त हैं। तो उन्होंने कहा जब खिलाफत उनके कंधों पे पड़ेगी ना, उसका बोझ पड़ेगा, ख़ुद ब खुद नरम होंगे। और फिर वाकई वक्त ने साबित किया कि नरम भी हैं। ऐसा वक्त भी आया कि जिस वक्त सासानी हुकूमत तकरीबन पूरी की पूरी उन्होंने फतह कर ली, और बाज़ेंटाइन जो थी उसके ऊपर भी 2/3 के ऊपर कब्जा हो गया बस इनके दौरे हुकूमत में। मुसलमान फैले, बहुत बड़ी आप कह लो कि फतूहात जो हैं वो इनके कदम चूमे। उसके बावजूद हाल ये है कि खलीफा के बारे में मशहूर है, तुमने भी सुना होगा बिल्कुल, कि इतने बड़े खलीफा जिनको इंसाफ की बुनियाद के ऊपर एक शख्स ने खड़े होकर मजमे में कह दिया कि ये जो माले गनीमत से एक एक चादर मिली है तो तुम्हारा लिबास तो तुम तो लंबे 2 चादरों से कैसे बना। तो उनके बेटे ने आके कहा कि ये दूसरी चादर जो है ना मैंने बाप को दिया। तो खलीफा को भी अपने उसके लिए एहतसाब के लिए पेश करना पड़ा अपने आप को। तो बहुत बड़े नामवर हैं, बहुत बड़े खलीफा हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। हम तो दुआ मग़फ़िरत की भी करते हुए अजीब सा लगता है, लेकिन यह है कि तमाम आलम इस्लाम में आज उनके लिए दुआएं की जाएंगी और इबादत होगी। तो निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ उनका जो यौम शहादत है वो भी पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं वहाँ पर यौम शहादत मनाया जा रहा है। हम डेली डोज की तरफ आते हैं पब्लिक की, और सबसे पहली हमारे पास ख़बर ये है कि पाकिस्तान में जज़ाम के मरीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ करने वाली जर्मन डॉक्टर रुतफ़ाओ की आज 4थी बरसी मनाई जा रही है। जर्मनी से आई थी और ऐसे मरीज़ों का इन्होंने इलाज किया जिनसे लोग दूर भागते थे। अपने करीबी भी इन मरीज़ों के करीब नहीं आते थे, ये उन मरीज़ों के करीब आई, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया, फिर पाकिस्तान ही रही, और यहाँ पर जो पाकिस्तान में रहते हुए इन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी जो थी वो जज़ाम के मरीज़ों के लिए वक्फ की, और उन्हीं की खिदमत में अपना ये जो सारा वक्त था वो सर्व जज़ाम के मरीज़ों के लिए बहुत बड़ी कारनामे हैं इनके। तो इनको भी मतलब बड़े एजाज़ के साथ 4 बरस इनको पाकिस्तान की मदर ट्रेसा कहा जाता है। मदर ट्रेसा कहा जाता है। तो बड़े एजाज़ के साथ इनको दफन किया गया था। बहुत काम किया और इंस्पिरेशन बहुत बड़ी बनी है बाकी लोगों के जो काम करते हैं इस तरह के। मैं एक छोटी सी खबर मतलब शेयर कर लूँ कि कल लाहौर में एक जाली फैक्ट्री पकड़ी गई है, लाहौर में या मुज़ाफ़ात में, जो जाली मशरूबात बना रही थी। और ये एक ऐसा भयानक काम है जिसको जितना भी क्रिटिसाइज़ किया जाए कम है। बिल्कुल, जितने भी छापे मारे जाए, ये लोग जो हैं ये इंसानी जानों से खेलते हैं, इंतहाई खौफनाक काम करते हैं। तो मतलब मैं कहता हूँ कि इतना भयानक काम। अच्छा, मैंने खुद कई दफ़ा प्रोग्राम ऐसे किए हैं जहाँ पे हमने छापे मारे, जाली दवाइयाँ, जाली मशरूबात, जाली शैम्पू, जाली कंडीशनर, जाली क्रीमें, पता नहीं क्या क्या कुछ जाली। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो स्पेशली ये जो हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें होती हैं, खाने पीने की अशिया, और बिल्कुल बड़े बड़े ब्रांड्स की ये लोग कॉपी करते हैं, तो इन पर जो है वो शिकंजा तंग होना चाहिए। अच्छा, शिकंजा तंग भी हो, लेकिन ये भी एक पूरा माफिया है। पुलिस भी अक्सर इनके साथ मिली होती है और इनको पूरी तरह से मतलब रिश्वत दी जाती है पुलिस वालों को, और पुलिस वाले इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। तो मेरे ख्याल में जिस तरह से आपने कहा, अच्छा जितना भी क्रिटिसाइज़ किया जाए, इस चीज़ की मजम्मत की जाए, वो कम है, और इस तरह के जो माफियाज हैं उनकी पकड़ लाजमी होनी चाहिए। आज की हमारी जो मेन स्टोरी है उसकी तरफ आते हैं। वतन की मोहब्बत से सरशार लाहौर के कारी अब्दुल सत्तार हैं, जिन्होंने छोटी सी एक गाड़ी है जिसको लेमोजीन में कन्वर्ट किया है, और वो इस गाड़ी में झंडे बेच रहे हैं और झंडियाँ बेच रहे हैं। ये गाड़ी अभी हम आपको विजुअल्स में दिखा भी रहे हैं। लेमोजीन की तर्ज पर इन्होंने ये गाड़ी बनाई है, और यहाँ पर इस मतलब ये जो स्टॉल है इस पर जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा शौक़ व ज़ौक़ से आ रहे हैं और यहाँ से ख़रीदारी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा, मतलब ये जो अब्दुल सत्तार, कारी अब्दुल सत्तार है, इनका ये कहना है कि बड़े महदूद वसाइल थे जिसमें इन्होंने ये छोटी सी गाड़ी को लेमोजीन में कन्वर्ट किया, लेकिन इससे पहले ये एक रिक्शे को भी कन्वर्ट कर चुके हैं, मतलब एक उसको नई फॉर्म में लाए हैं और उसको भी रेनोवेट कर चुके हैं। तो ये इंटरेस्टिंग सी खबर थी, हमने सोचा कि हम अपने पब्लिक न्यूज़ के नाज़रीन के साथ शेयर करें। मोहब्बत है ना वतन से, और 14 अगस्त के हवाले से मतलब वो जो दिन आ रहा है, तो लोग जितने भी इनोवेशन करें, अल्लाह करे ये इनोवेशन बढ़ती चली जाएं और इसको बहुत पॉजिटिव रंग आ जाए। बिल्कुल। तो सिर्फ एक दरख्वास्त ये होती है कि इन दिनों जैसी 14 अगस्त आने वाला होता है ना, लोग अपनी मोटरसाइकिलों से साइलेंसर निकाल लेते हैं, सड़कों के ऊपर शोर
मचाते हुए गुजरते हैं उससे परहेज करना चाहिए। बिल्कुल। इस तरह के पॉजिटिव कदम करें आप और फिर झंडे की कदर करें। झंडा जो है जिसको कि एक दफ़ा 14 अगस्त गुजर गया या आपने लगा लिया अपने घरों के ऊपर, तो वो छोटी छोटी झंडियाँ या वो ज़मीन पे गिर जाएं, उसको मट्टी पे ना इस तरह से मलिया मेट होने दें, उसको उठाएं और उठा के बड़े एहतराम के साथ तय करके कहीं पे मतलब झंडे की इज्जत होनी चाहिए। और बिल्कुल, और अच्छे तरीके से जो इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, कुछ ही रोज़ बाकी रह गए, उसको सेलिब्रेट करें। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं जनाब। नीदरलैंड्स की एक टेक्नोलॉजी की कंपनी है जिसने एक ऐसा ब्रेसलेट मुतारिफ करवाया है, जब आप इसको अपने हाथ पर पहनेंगे तो ये आपका ब्लड प्रेशर बआसानी चेक कर सकता है। ब्लड प्रेशर का जो मसला है इट्स वेरी कॉमन दीज डेज और इसके लिए मुख्तलिफ आलात भी हैं, लेकिन ये अब लेटेस्ट जो है ब्रेसलेट बनाया गया है और ये कहा जा रहा है कि 40 से 60 ईयर्स तक के अफराद के लिए ये निहायत मौजू है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जब कोई भी पेशेंट रेस्टिंग पोजीशन में हो, विच मीन्स के लेटा हुआ हो, तो तब ये बेहतर रिजल्ट्स देगा एज़ कम्पेयर टू वो चल फिर रहा हो, उठ के बैठा हो। तो ये एक अच्छी इनोवेशन थी टेक्नोलॉजी की दुनिया में और हमने सोचा कि ये स्टोरी जो है वो आपके साथ शेयर की जाए। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं जनाब, और अगली स्टोरी ये है कि एज वी ऑल नो कि इंसान के बाद वेल मछली एक ऐसा जानवर है जो कि बहुत हद तक जो नफ्सियाती तौर पर इंसानी आदतों को अपनाने की कोशिश करती है। इस वक्त हम आपको ये जो विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये एक नौजवान है जो वायलिन बजा रहा है और इस एक्वेरियम में, जिसका नाम है मिस्टिक एक्वेरियम, अमेरिका में ये वाक़या है ये एक्वेरियम, इसके अंदर 3 ब्लू व्हेल्स हैं जो कि नहायत गौरव शौक के साथ इस ज़ौक़ शौक के साथ इस म्यूजिक को जो थी वो सुन रही थी। हाँ बिल्कुल, म्यूजिक का असर तो होता है ना, सिवाय भैंस के जिसके बारे में कहा जाता है भैंस के आगे बीन बजाना। हाँ। मतलब बेकार साबित होता है। आगे चलें। अगली स्टोरी ये है कि न्यूयॉर्क के कुछ साइंसदानों ने इंसानी एहसासात को पढ़ने वाला लॉकेट तैयार किया है। इस लॉकेट के अंदर एक कैमरा नस्ब है, जब आप इसको अपने गले में पहनते हैं तो ये आपके जितने भी एहसासात होते हैं उनको रिकग्नाइज करता है और इसको सी फेस का नाम दिया गया है। और ये भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक शाहकार है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शाहकार है। एक छोटी सी मैं मतलब बता दूं कि वो एक वर्ड है करी, चिकन करी जैसे बोला जाता है, ग्रेवी को कहते हैं। तो वो एक खबर ये है कि जो फूड लवर्स हैं उसकी वेबसाइट्स कुछ ने कहा है कि करी का लफ्ज़ ख़त्म कर देना चाहिए, इसको मतरूक करार दे देना चाहिए, क्योंकि ये कॉलोनियल दौर में यानी जो अंग्रेज़ों का दौर था उस वक्त इसका इजरा हुआ था। तो पता नहीं अब इसके बारे में मतलब दो राय हो सकती है। मुझे खैर है, ये चलता भी रहे तो इसमें बेशुमार लफ्ज़ हैं ऐसे। तो इस तरह तो फिर हम हर लफ्ज़ को चेंज करने लग जाएंगे। हाँ। मेरी इसमें ओपिनियन ये है कि जो जैसे चल रहा है चलने दे, इसमें ऐसी क्या बात है, अगर कॉलोनियल रूट्स भी इसकी हैं सो फिर क्या हुआ, चलो ऐसे ही चलने दें। अच्छा, और हमारे पास आज डेली डोज की जो आखिरी खबर है जनाब वो ये है कि अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा ने ज़मीन पर मरीख की तर्ज की रिहाइश गाह बनाई है ताकि मुस्तकबिल में मरीख पर रिहाइश के इंसानी सेहत पर होने वाले असरात का जायज़ा लिया जा सके। टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में वाक़ नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में एक 3D प्रिंटर से बनाए गए नमूने की मरीखी रिहाइश गाह या मस्कन बनाया गया है, जिसमें रहने वालों को बुलाया गया है। यहाँ पर रज़ाकाराना तौर पर लोग आकर रहेंगे और उनको जो है महदूद वसाइल फराहम किए जाएंगे, महदूद चीज़ें फराहम की जाएंगी ताकि ये एक तजर्बा किया जा सके कि अगर जब मरीख पर इंसान जाकर रहेंगे तो उनका वहाँ पर तर्ज ज़िंदगी कैसा होगा। सो एक्सपेरिमेंट किया गया है और इसके लिए 30 से 55 ईयर्स के जो एज के लोग हैं उनको लिया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि ख़ुद को जो लोग भी रज़ाकाराना तौर पर पेश कर रहे हैं उनको नासा जो है वो मुआवजा भी दे रहा है। बड़ी मजेदार बात है। चलें फिर मेरे ख्याल में हम भी वहीं चल के मुआवजा भी देंगे। नहीं, इसके लिए उन्होंने शर्त ये रखी है ना कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री हो और आप अमेरिकन शहरी हो तो तब आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। खैर बाकी तो खैर है, डिग्रियां तो दो हैं, अमेरिकन डिग्री भी है हमारे पास लेकिन ये कि सिटीजन नहीं है। खैर जनाब, ये तो था पब्लिक का डेली डोज। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ब्रेकफास्ट के इंपॉर्टेंस पर बात करेंगे। न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ शो में मौजूद होगी। आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पब्लिक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। एक अहम मौजू आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और वो है नाश्ते की इम्पॉर्टेंस। तिब्बी लिहाज से तो उसके बहुत से फ़वाइद हैं। बहुत से जो लोग हैं वो आजकल का दौर इतना अफरा तफरी का दौर है कि वो तो भूल ही जाते हैं कि भाई नाश्ता भी करके घर से बाहर निकलना है। फिर हम देखें तो बहुत से लोग अपने दफातर जाके नाश्ता करते हैं, वो हेल्दी ऑप्शंस नहीं होती नाश्ते के। बच्चों में अगर हम देखें, इवन मैं अपनी सराउंडिंग्स में अपने घर के बच्चों को देखूं तो उनमें आजकल नाश्ते की आदत बिल्कुल नहीं है। स्कूल्स जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं और आपको कोई एनर्जी लेवल ही नहीं मिल रहा और माएँ भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। इस हेल्दी नाश्ते की इम्पॉर्टेंस क्या है? क्योंकि ये कहा जाता है कि नाश्ता जो है वो बादशाहों की तरह करना चाहिए। तो इस पर आज हम बात करेंगे, नाश्ते की इम्पॉर्टेंस पर। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सहर चावला हमें शो में ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच सहर, वेलकम टू द शो। आप तो जब भी आती हैं फुल एनर्जाइज होती हैं, आपके एनर्जी लेवल्स बहुत अप होते हैं, तो मुझे लगता है आप तो लाजमी तौर पर नाश्ता करके घर से निकलती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जैसे ही मैंने आते ही बताया कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, बिकॉज मैं रिलीजियसली इस चीज़ को ओवर द पीरियड ऑफ पास्ट 1 डेकेड प्रैक्टिस कर रही हूँ कि नाश्ते के लिए टाइम निकालना है, दिन के 30 मिनट्स निकालने हैं, सुबह का टाइम निकालना है। क्योंकि जितना ज़रूरी ये बात है कि आपने नाश्ता टाइम पे करना है और नाश्ता करना है, उतनी ही ज़रूरी ये बात है कि आपने नाश्ता टाइम लेकर करना है। अच्छा, डेफिनेटली ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे और वाकई आपको नाश्ता बादशाहों की तरह करना चाहिए। और क्योंकि मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ तो मेरा राइट है कि मैं इस बारे में बात भी कर सकती हूँ। ब्रेकफास्ट का क्या मतलब है? ब्रेक द फास्ट, रोजा तोड़ो। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ नाश्ता इज फॉर पीपल जिन्होंने डिनर का टाइम भी अपना वही रखा है जो होना चाहिए, यानी जो मगरिब का टाइम है। आइडियली ईशा के बाद आपको सो जाना चाहिए, यानी आपके स्टमक को 3 घंटे का मौका मिल जाता है कि वो अपने खाने को थोड़ा सा डाइजेस्ट करें, नीचे लेके जाए। उसके बाद यू कैन लाई डाउन, यू कैन हैव रेस्ट। आप 8 से 8 घंटे सोते हैं, उसके बाद आप उठ के वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एंड नाउ यू डिजर्व टू हैव योर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हैं तो इफ यू आर बिंज ईटिंग, इफ यू आर ईटिंग रिफाइंड फूड, इफ यू आर ईटिंग जंक फूड, अगर आप रात को देर से सो रहे हैं, आप सुबह डायरेक्ट उठते हैं, आपको बेड कॉफी चाहिए और आपको कदम से नीचे नाश्ते की प्लेट चाहिए, यू आर फॉलोइंग द रॉन्ग ट्रैक। मैं नाज़रीन को ये बताती चलूं कि ये बात बहुत ज्यादा कॉमन है कि इतनी सारी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हैं कि जी फ्लाप ग्रुप ऑफ पीपल पे रिसर्च की गई, जो लोग नाश्ता अच्छा करते थे उनकी सेहत अच्छी कायम रही, जो लोग नाश्ता नहीं करते थे नहीं कायम रही। इट इज नॉट जस्ट द नाश्ता पीपल, डेफिनेटली इट इज द नाश्ता। क्या आपने नोटिस किया है कि जो लोग नाश्ता करते हैं वो अपनी रूटीन में बहुत स्कीमैटिक होते हैं, वो अपनी बाकी चीजों में भी बहुत ज्यादा स्कीमैटिक होते हैं, वो रात के सोने का टाइम भी फॉलो करते हैं, फिर वो लोग एक्सरसाइज जो है वो भी अच्छी तरह से करते हैं, उनकी सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉपर होती हैं। आपका नाश्ता तब असर करता है जब उससे पहले आपने थोड़ी सी कैलोरीज बर्न की होती हैं, जब उससे पहले आपने थोड़ा सा एक्सर्ट किया होता है, वर्कआउट किया होता है, देन इट वर्क्स। देन अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप नाश्ते में सिलेक्ट क्या कर रहे हैं। ये जो फैंसी जमाना आ गया और जो इसको बड़ा अच्छा करके एडवर्टाइज किया जा रहा है कि आप पैनकेक्स नाश्ते के ऑप्शंस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि मैं स्पेशली नाश्ते के लिए टाइम निकालती हूँ, नाश्ता एक तो टाइम पर करना और फिर टाइम लगा कर करना, ये जो टाइम लगा कर करना इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? सो जब आप खाने को चबाते हैं, आइडियली कहते हैं कि खाने के एक लुकमे को आपको 15 से 20 बार च्यू करना चाहिए। आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन है वो आपकी सलाइवा में थूक के एंजाइम एमाइलेज से शुरू हो जाती है। आप जितनी बार उसको अच्छी तरह चबाते हैं उतनी ही बार आपका खाना जो है वो ठीक तरह डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। यानी जब खाना मेरे मैदे में जाएगा तो मेरे मैदे के एंजाइम्स को कम एफर्ट करनी पड़ेगी उसको डाइजेस्ट करने के लिए, अगर मैं तसल्ली से खाऊंगी। मोर ओवर आपका स्टमक बहुत क्लेवर होता है, उसको पता लग जाता है कि खाना जो है उसको ठीक तरह चबा के नहीं भेजा गया तो वो एक्साइटमेंट में ज़रूरत से ज़्यादा तेजाब सिक्रीट करना शुरू कर देगा। अगर आप नाश्ता टाइम लगा के नहीं करेंगे, जल्दी में करेंगे तो खाना आपका इम्प्रॉपरली डाइजेस्टेड होगा और जो तेजाब है वो ऊपर की तरफ आएगा। दिस इज़ द रीज़न कि आपने एक नवाले को 15 से 20 बार च्यू करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको गिनने बैठ जाएं कि मुझे 15 से 20 बार च्यू करना है, मैं आपको ये कह रही हूँ कि यू हैव टू प्रैक्टिस माइंडफुल ईटिंग। अगर आप 15 से 20 मिनट्स अपने नाश्ते के लिए स्पेयर करेंगे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं करती हूँ और सबको कहती भी हूँ, तो ऑटोमेटिकली आप अपना जो खाना है वो और आप खुद में बेहतरी महसूस करते हैं। एब्सोल्युटली एक बन गया है। अब वो कहते हैं नाश्ते की बजाय लोग जो है वो ब्रंच पे चले जाते हैं, और ब्रंच में भी फिर इतना हैवी ब्रंच होता है कि जिसकी गुहात नहीं। जरा उसके बारे में बताइए, इसके नुकसानात हैं, बहुत नुकसानात हैं।
आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस। अब लोगों ने ना इंटरमिटेंट फास्टिंग को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। किस तरह से मैनिपुलेट शुरू कर दिया है कि वो कहते हैं कि खैर है, मैं रात को 12 बजे खाऊंगा और मैं अगले दिन, वो जो आपका विंडो पीरियड होता है जिसमें आपने नहीं खाना होता, 16 से 18 घंटे, दोपहर को 3 बजे खाऊंगा। एक तो जब आप रात को 12 बजे खाएंगे और आप जाग रहे हैं, आपका फैट डिपोजिशन हार्मोन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग आप पे असर नहीं करेगी। और दूसरी चीज ये कि अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, आपने अपना डिनर अर्ली ही करना है और ब्रेकफास्ट मैक्सिमम आप अपना 10 या 11 बजे पे लेके जाएं। और ये 10 या 11 बजे का ब्रेकफास्ट किन लोगों के लिए जरूरी है? सर, ये उन लोगों के लिए जरूरी है जो अपने इंसुलिन लेवल्स नीचे लेके आना चाह रहे हैं। इंसुलिन लेवल्स हम किन लोगों के नीचे चाहते हैं? उनके नीचे जाते हैं जो यहाँ वेट लॉस जर्नी पे हैं या जो डायबिटिक्स हैं, और बहुत सारे डायबिटिक्स को हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू ट्रीट करना चाहते हैं। उन लोगों के हम चाहते हैं कि जो इंसुलिन लेवल्स हैं नीचे जाएं, तो उनके नाश्ते का मैं अपने पेशेंट्स के साथ ये प्रैक्टिस करती हूँ, आप 10-11 बजे तक लेकर जाएं। लेकिन ये इस बात की एक्सक्यूज नहीं है कि आप डिनर लेट करें, आप देर से सोएं, आप सुबह लेट उठें। आपको नाश्ते से फायदा उठाने के लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैं बात आज ऑन एयर भी कहना चाहूंगी कि यू हैव टू अर्न योर ब्रेकफास्ट। और आप किसी चीज को अर्न कब करते हैं, किसी चीज को जीतते आप कब हैं? जब आपने उसके लिए मेहनत की होती है। नाश्ते के लिए मेहनत करने से क्या मुराद है? आपने 1 घंटा वॉक की है, दौड़ लगाई है, कैलोरीज बर्न की हैं, नाउ यू आर हंग्री एंड यू शुड ईट। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो नाश्ता है एक तो वो टाइम पर किया जाए और इससे पहले एक्सरसाइज भी की जाए। एब्सोल्युटली, आप वॉक कर लें, एटलीस्ट यू कैन गो फॉर अ ब्रिस्क वॉक। आप तेजी से, अब वो लोग जिनकी रूटीन ही ऐसी नहीं है, जिन्होंने भागम दौड़ में ऑफिस जाना है, या तो I don't वो agree क्या to करें? it. I have to reach my office sharp at 8. I am there at 7:45 पिछले 7-8 सालों से। आप उतना ही जल्दी उठें, आप सुबह 4 बजे उठें। आप अपने बच्चों के लिए भी तो उठती हैं, आप अपने रिश्तेदारों को प्लीज करने के लिए भी तो उठती हैं, या आप अपने बॉस की कॉल पर भी उठ जाते हैं। आप 1.5 से 2 घंटा जल्दी उठें और आप रात को जल्दी सोएं, और इसके आपकी जिंदगी में यकीन माने सिर्फ सेहत पर पॉजिटिव असरात मुरतब नहीं होंगे, हर चीज पर पॉजिटिव असरात मुरतब होंगे। आप 4 बजे उठें। अगर आप 4 बजे उठते हैं और आप 6 बजे तैयार होना शुरू होते हैं, 4 से 6 बजे तक आपके पास बहुत टाइम है हर चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए। आई एम सो सॉरी, देयर इज नो एक्सक्यूज। और वो जो चूंकि होता ये है कि देर से सोने की भी रूटीन है ना लोगों की, गलत, बहुत देर से सोएंगे, उसको भी आप ज़ाहिर है गलत कह रहे हैं। अच्छा, अगर 4 बजे उठें और नाश्ता करें और बाकी रूटीन चलें, फिर कुछ टाइम दोपहर को नैप के लिए निकालना चाहिए, कैलूले के लिए। देखिए जी, कैलूला को तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फरमाते, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात फरमा देते हैं उस पर ऑथेंटिसिटी की मोहर लग जाती है। कैलूला आपके लिए बहुत हेल्दी है। अगर आप 45 मिनट्स टू 1.5 घंटा सोते हैं तो आपकी ब्रेन रीजनरेशन एक्टिविटी में हेल्प करता है। फिर 4 बजे जब आपने उठना है, तो वो मैं इसको इसे जस्टिफाई कर रही हूँ कि उठ के आपने थोड़ा सा वर्कआउट करना है, थोड़ी सी वॉक करनी है, उसके बाद टेक अ शावर, हैव सम ब्रेकफास्ट। बिफोर यू मीट पीपल यू शुड मीट योरसेल्फ, then you will be a better version of what you are. अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी नाइट ड्यूटीज होती हैं। हम अपने मीडिया इंडस्ट्री के लोगों की बात करें, रातों की शिफ्ट है। अब ऑब्वियसली उसमें तो आपको रहना, मतलब सारी रात जागते रहना है। फिर अक्सर लोग ऐसे हैं जो फजर की नमाज पढ़ के नाश्ता करके सोते हैं, तो वो ठीक है। वो मतलब हर एक की अपनी डिफरेंट रूटीन है। हर कोई 4 बजे उठ नहीं सकता, हर कोई इस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर सकता लाइक यू आर फॉलोइंग। अच्छा, जिन लोगों की नाइट ड्यूटीज हैं उनके लिए ये चीज़ मैं रिकमेंड करूंगी कि ऑफ कोर्स रोजी रोटी तो कमानी है और काम वगैरह तो करना है, वो सब कुछ तो साथ चलता है, लेकिन रात को मैंने देखा है कि लोग बिंज ईट करते हैं, हाई कैलोरी फूड्स का कंजम्पशन करते हैं। कोशिश करें कि रात के टाइम आप फिर उस टाइम फ्रूट्स पे रहें, आप लो कैलोरी डाइट पे रहें, और सुबह जाके आप शाम के 5 बजे तक ना सोएं। आप उसको जो है ना डिवाइड कर लें, सेग्रीगेट कर लें अपने दिन के पोर्शंस में। आप जाके 3 या 4 घंटे सोएं, जिसके बाद आप फ्रेश हो जाए, और उसके बाद फिर आप जाके दोपहर को या शाम को 2 घंटे का नैप ले लें। लेकिन उसको आप बिल्कुल दिन और रात की रूटीन को बिल्कुल से स्विच ना करें कि जो लोग रात को जागते हैं वो फ्रूट्स पर आ जाएंगे, लेकिन नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो चाहे गुड हैं या बैड हैं, गुड की अगर हम बात करें, फ्रूट गुड कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, तो वो आपको चाहिए कि आप शाम 4 बजे से पहले तक ले लें। 4 बजे के बाद आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने चाहिए। तो ये फिर फ्रूट्स, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना कि अगर आप रात के टाइम फ्रूट्स कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं कि अगर आप वो रात के टाइम जाग रहे हैं, उन्होंने रात के टाइम कुछ खाना है, और अगर उन्होंने रात के टाइम खाना है, उनका दिमाग यूज हो रहा है, दिमाग जो है वो यूज करता है ग्लूकोज एज द फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज बेटर टू टेक ग्लूकोज फ्रॉम फ्रूट्स रेदर देन टेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम रोटी, रेदर देन टेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम चावल। और आपको, आई एम श्योर आपको भी पता होगा, एंड लेट मी टेल दिस टू एवरीवन थ्रू योर प्लेटफॉर्म, कि आपके पास सब्जियों में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। द कार्बोहाइड्रेट दैट इज प्रेजेंट इन सब्जियां इज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। यू हैव टू टेक सम कार्बोहाइड्रेट
इफ यू आर वर्किंग थ्रू आउट द नाइट, जो आपने क्वेश्चन पूछा, इफ यू आर नॉट वर्किंग थ्रू आउट द नाइट, तो अगर रात को आप दूध पी के भी सोते हैं, उसमें भी लैक्टोज है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, वट एवर यू विल टेक इट विल हैव सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वी हैव टू सिलेक्ट कि हमने क्या लेना है। अगर आप फ्रूट ले रहे हैं, इट इज गुड कि आप 1 या 2 खजूर ले लें, ठीक है। अगर आपकी नाइट ड्यूटी, आप जाके एक आम काट लें, ठीक है। आप किसी टाइम आपने एक केला ले लिया, उसका मतलब नहीं है कि आपने फ्रूट जूस निकालना शुरू कर दिया और आपने इतना बड़ा बोल बना लिया इतनी सारी फ्रूट चाट का। अगेन देन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अच्छा, और एक और ये चीज़ हमारे यहाँ पर इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है कि भाई फ्रूट्स जो हैं वो एम्प्टी स्टमक खाने हैं या नहीं खाने हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारे शो में एक गेस्ट आए हुए थे, वो बता रहे थे कि दिन की शुरुआत जो है वो एक फ्रूट से करनी चाहिए, एम्प्टी स्टमक आपको फ्रूट खाना चाहिए, वो फौरी तौर पर आपको एनर्जाइज कर देता है। इस बारे में आप मतलब एक न्यूट्रिशनिस्ट क्या कहेगी कि एम्प्टी स्टमक फ्रूट खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, बेस्ट टाइम टू ईट फ्रूट? अच्छा, बेस्ट टाइम टू ईट फ्रूट इज मिड मॉर्निंग, ठीक है। आपका जो मिड मॉर्निंग स्नैक होता है, जब आपका ग्लूकोज लेवल थोड़ा सा नीचे जा रहा होता है एंड यू नीड एनर्जी, और आपका वो एक्स्ट्रा कैलोरी भी नहीं ऐड करता। जैसे पोस्ट मील मैं नहीं रिकमेंड करूंगी लें, बहुत देर रात को अगर आप नहीं जाग रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, रात को तो जागना ही नहीं चाहिए। एम्प्टी स्टमक कौन से फ्रूट लेने चाहिए जो कि आपके स्टमक के पीएच को थोड़ा सा अल्कलाइन करते हैं। सुबह के टाइम क्योंकि खाना बॉडी में कम होता है, स्टमक तेजाब प्रोड्यूस कर रहा होता है, इट इज एक्सीलेंट टू टेक अ केला, ठीक है। इट इज एक्सीलेंट टू टेक सेब। सेब में आपके पास पेक्टिन होता है, ठीक है, वो आपके पास फाइबर है, इट इज गुड, ठीक है। अगेन सेब भी आपके स्टमक को अल्कलाइन करेगा, केला अल्कलाइन करेगा। अगर आप मेरी तरह सुबह दौड़ लगाने जा रहे हैं तो उससे पहले 2 खजूरें खा लें, उससे पहले आपका जो प्री वर्कआउट ग्लूकोज है वो आपका राइज कर जाएगा, इट विल बी गुड फॉर यू। या चलें, ठीक है। यानी हमें बहुत सी जो बेनिफिट्स हैं ब्रेकफास्ट के वो डॉक्टर सहर चावला से पता लगे हैं। थैंक यू सो मच सहर चावला। इंशाल्लाह फिर किसी मौजू पर आपको बुलाएंगे। और नाज़रीन, यही आपसे कहना चाहेंगे कि ब्रेकफास्ट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अच्छा सा ब्रेकफास्ट करें, हेल्दी सा ब्रेकफास्ट करें, और जिस तरह से सहर ने कहा है कि फ्रूट से भी दिन का आगाज़ किया जा सकता है, उसमें बनाना हेल्दी ऑप्शन है, इसमें खजूर हेल्दी ऑप्शन है, इसमें सेब हेल्दी ऑप्शन है, बहुत से ऑप्शन हैं, आप नाश्ता करने वाले बने। खैर, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने लाहौर में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल लगाने का आगाज़ किया है, और मियावाकी जंगल, और ये टेक्निक है, मियावाकी टेक्निक है। बेसिकली इट्स जापानीज़ टेक्निक। जापान के एक माहिर नबातात हैं, उन्होंने 60 ईयर्स रिसर्च की, उसके बाद उन्होंने ये टेक्निक दरियाफ्त की। इससे बहुत तेज़ी से जो दरख्त हैं वो ग्रो किए जा सकते हैं, और मियावाकी टेक्निक से अभी तो लाहौर में आगाज़ हुआ है, इससे पहले कराची में बड़ा सक्सेसफुली इस टेक्निक को यूज़ किया जा चुका है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शो में मौजूद हैं एक्सपर्ट अर्बन फॉरेस्ट बिलाल अकबर चौधरी साहब, CEO भी हैं रिस्टोर ग्रीन के, जो कि प्राइवेट कंपनी है, और इन्होंने ही पंजाब में मियावाकी टेक्निक पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई है। थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू द शो। लेकिन अपने मेहमान की तरफ आने से पहले एक खुसूसी रिपोर्ट है मियावाकी टेक्निक के हवाले से, पहले अपने नाज़रीन के साथ वो शेयर करना चाहेंगे। तो इस टेक्निक के हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। हमारे साथ शो में हमारे मेहमान मौजूद है। बिलाल साहब, ये जो मियावाकी टेक्निक है ये आप ही की कंपनी ने पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाई है। हमें तो सिर्फ यही पता है कि ये एक जापानीज़ टेक्निक है, जापानीज़ रिसर्चर ने ये इंट्रोड्यूस करवाई। इसके हवाले से मज़ीद डिटेल सबसे पहले हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। जी, आपने सही नोट किया, जैसे कि रिपोर्ट में भी बताया गया कि ये टेक्निक एक जापानीज़ इकोलॉजिस्ट एंड बॉटनिस्ट ने 60s में इनफैक्ट इस पे रिसर्च शुरू की, जब वो एक PhD स्टूडेंट थे जर्मनी में। और हमारे बॉटनी में एक कॉन्सेप्ट पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन का होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो और किसी भी कताई अराज़ी को आप बिल्कुल छोड़ दें अपने आप पे कुदरत के माहौल में, तो वहाँ पे कुदरती तौर पे नबातियात का एक आगाज़ हो जाएगा एक सक्सेशन के प्लान के मुताबिक, विच इज़ इन इकोलॉजी द सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। तो उसमें जैसे शुरू में ग्रासेस आएंगे, जड़ी बूटियाँ आएंगी, फिर उसके बाद कुछ और पायनियरिंग स्पीशीज़ आएंगी, और इवेंचुअली ऐसी क्लाइमेक्स या डोमिनेंट स्पीशीज़ उस एरिया की आ जाएंगी जो वहाँ के चरिंद परिंद के साथ इन ट्यून होंगी। सो नेचर का ही हमेशा से यही असूल है, हम लोग कुछ भी आइसोलेशन में ना कर सकते हैं, ना हम उस माहौल से अलग हो के कामयाब लॉन्ग टर्म में हो सकते हैं। तो बस इस पूरे जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप कुदरत से जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरह से,
और एक साइकिल का हिस्सा हैं, और हमने चूंकि उसमें बेतरतीबी अपनी ह्यूमन एक्शंस की वजह से ऑन अ ग्लोबल स्केल पैदा कर दी आपने है। कितना अरसा हो गया ये टेक्निक पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई है, क्योंकि लाहौर से पहले कराची में भी ये सक्सेसफुली इस टेक्निक को अप्लाई किया जा चुका जी है? असल में ये तकरीबन 3 साल पहले हमने ये काम शुरू किया, और चूँकि इसमें बहुत कुछ लर्न करने का था शुरू से, तो हमने ये कुछ प्रोजेक्ट्स में शामिल हो के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाके पाकिस्तान में रह के इसको सीखा पहले, और फिर उसके बाद इवेंचुअली हमने अपनी कंपनी 2018 में अक्टूबर में रिस्टोर ग्रीन लॉन्च की। अच्छा, जो कराची में मंसूबा है वो भी आप लोगों की कंपनी ने ही जी इसको हाँ, किया? मैं और शहजाद कुरैशी जो अर्बन फॉरेस्ट कराची को रन करते हैं, हम लोग कॉलेज मेट्स हैं, और हमने इकट्ठे ही ये टेक्निक सीखी, और वो चूँकि कराची बेस्ड हैं तो वो ये काम कराची में कर रहे हैं और उसके गिरदोनवा में, और मैं लाहौर बेस्ड हूँ, तो फिर मैंने ये काम अच्छा वहाँ बिलाल, शुरू किया। 1,63,000 पौधे आपने तकरीबन लगाए हैं अभी जो रिसेंट प्राइम मिनिस्टर ने जो कल इनॉग्रेशन किया है जी, उसमें ये बेसिकली अबाउट 3 to 3.5 सैपलिंग्स पर स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है। तो अगर आप जैसे वो बता रहे हैं कि अगर 100 कनाल पे लगाया है तो फिर ऑब्वियसली 160,000 जो है वो उनका हो सकता है तकरीबन। और हम एक्सपेक्ट क्या करें, मतलब इससे कि इससे लाहौर की जो फ़ज़ा है वो कितनी साफ़ होगी इस तरीके से, और फैलाव आगे कितना ज़रा करने का इरादा है आप लोगों जी? का? अच्छा सर, मैं जैसे मेंशन करूं कि जो वर्ड अर्बन इसमें यूज़ किया जाता है, अर्बन फॉरेस्ट या मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट, उसमें जो एम्फेसिस है अर्बन पे वो इसीलिए है कि अर्बन एरियाज़ में टिपिकली आपके पास ज़्यादा बड़ी जगह नहीं होती, तो इसलिए किसी एक सिंगल फॉरेस्ट का जो इम्पैक्ट है उसको मेजर करना बहुत मुश्किल है। और जब हमने ये काम शुरू किया तो लोगों को समझाना, बताना, कन्विंस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। ये डायलॉग आहिस्ता आहिस्ता हमारा आसान हुआ है जब लोगों ने इसके मफादात देखे, इसको तेज़ी से बढ़ता हुआ देखा, फिर वहाँ पे परिंद का आना देखा, और बर्ड्स जो अभी स्पीशीज़ हमें नहीं दिख रही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि लाहौर में हमने अपने बचपन में जो परिंदे देखे हुए हैं वो अब नज़र नहीं आते। 170 स्पीशीज़ कहा जाता है कमोबेश जो 70s में थी, और वो अब रिड्यूस होकर लेस देन 60 रह गई हैं जो अर्बन एरियाज़ में लाहौर के। अच्छा, ये जो आप पौधे लगा रहे हैं इस टेक्निक के तहत, वो किस किस्म के पौधे हैं? फलदार पौधे हैं जो कि दरख्त बनेंगे, या वो किस किस्म के हैं? जी इसमें इसमें एक्साम पौधों की काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है वो एक मेजर रीज़न है इसका तेज़ी से बढ़ने का, और स्पीशीज़ की लेकिन सिलेक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मरहला है इस फॉरेस्ट को इस्टेब्लिश करने में, बिकॉज़ हम वो स्पीशीज़ लगाना चाहते हैं जो इस इलाके की हैं। तो सबसे पहले तो एक ज़ीरो टॉलरेंस एरिया ये है कि आप सिर्फ मुकामी पौधे लगाएंगे, आप बिल्कुल भी कोई ऐसी स्पीशीज़ जो बाहर से लाके इंट्रोड्यूस की गई है वो भी नहीं लगाएंगे, बिकॉज़ उससे फिर हमारी मुकामी जो स्पीशीज़ हैं वो या तो कम्पीट नहीं कर पाएंगी, या अगर मतलब वो स्पीशीज़ या ऊपर निकल जाएंगी या मर जाएंगी, तो आइदर केस फॉरेस्ट की हेल्थ के लिए बुरा होगा। तो इसलिए आपके सवाल का जवाब तो यही है कि फलदार पौधे, फूलदार पौधे, ये क्लाइंट की समटाइम्स प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। इस टाइम आपके जो क्लाइंट है वो पंजाब गवर्नमेंट है? जी पंजाब गवर्नमेंट हमारा क्लाइंट है बिल्कुल। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं इस वक्त, जिसमें फॉरेस्ट की रेस्टोरेशन भी है, एक रिजर्व फॉरेस्ट एरिया अच्छा, की। ये आपको जो उसके बारे फॉरेस्ट में है, भी ये बताएं। पौधे जो हैं ऑब्वियसली जिन्होंने दरख्त बनना है, किस लाहौर की किस साइट पर ग्रो किए जा रहे हैं? अभी तो सगिया पुल के साथ है मेरा। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट तो वहाँ हुआ है, लेकिन जो PHA को एम्पावर किया गया है वो 50+ फॉरेस्ट के लिए था। उसके लिए जो क्वालिटी को बेंचमार्क किया गया था वो हमारा पहला प्रोजेक्ट था जो कि LDA के साथ मिलकर रिस्टोर ने किया था। उसमें चंद दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल थी जिस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी। स्पॉन्सर्स वर फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर इज़ आरमन्नू डेवलपर्स, और इस तरह हमने मिल के ये काम किया था। लैंड वाज ऑफ कोर्स पब्लिक लैंड, तो इट वाज अ वेरी यूनिक प्रोजेक्ट, क्योंकि ये पहली बार पब्लिक लैंड में फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की एक्सेस भी उसमें है, आम आवाम वहाँ पे आ जा सकती है। तो वो अब फुली सस्टेनेबल इंशाल्लाह 2 साल में हो जाएगा। इट्स कमिंग अप टू अबाउट 1.5 ईयर्स। हमने 6000 पौधों से शुरू किया था, फिर 10,000 का किया। वो हमारे पास 1 एकड़ जगह है लिबर्टी मार्केट के पार्किंग लॉट के अंदर। ठीक है। तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा थ्राइव कर रहा है। कितना टाइम लगता है इन पौधों को दरख्त बनने में उसके लिए? जी पौधे मुख्तलिफ स्पीड से बढ़ते हैं। कुछ पौधे जो हैं वो कुदरती तौर पे आहिस्ता बढ़ते हैं। वो इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग टर्म फॉरेस्ट की सस्टेनेबिलिटी और सर्वाइवल के लिए। वो टिपिकली क्लाइमेक स्पीशीज़ होती हैं, तो हम ज़्यादा परसेंटेज उनकी रखते हैं, क्योंकि ये वो पौधे हैं जो अपनी कैनपी के नीचे अपने ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी जब सूरज की रोशनी फॉरेस्ट फ्लोर पे नहीं पहुंच पाएगी, दरख्तों का साया या छाँव ज़्यादा हो जाएगी, तो उस वक्त हमें ये स्पीशीज़ चाहिए जो
compete तो probably pioneering species से उतना अच्छा नहीं करती, लेकिन ये है कि ये इनको आप लॉन्ग टर्म देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही जंगल का डोमिनेंट लाहौर पार्ट है। में हम देखें तो मतलब पहले फाइकस, फिर उसके बाद वो लेस्टोनिया, जी इनको लगा लगा के बेड़ा गर्क कर दिया, जी। मतलब पकड़ के बगैर सोचे समझे वो तब उनको लगा दिया गया। तो उनके मुकाबले में अब वो तो हर तरफ उसी के पौधे नज़र आते हैं, दरख्त नज़र आते हैं, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट जो हैं वो पड़े होंगे इसके ऊपर भी। उसके सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो कॉन्सेप्ट में मेरा ख्याल है लॉन्ग टर्म चीज़ है वो यही है कि मुकामी पौधों का लगना और एक आगाही जो पब्लिक सेक्टर में भी पैदा हुई। हमारे वो इदारे जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हैं या फॉरेस्ट्री से रिलेटेड हैं, उनका एक बड़ा लंबा ट्रेनिंग का प्रोसेस है जिसमें हम इन्वॉल्व हुए हैं पिछले 2-3 साल से। सो आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसी गलत स्पीशीज़ जिनको सिलेक्ट किया जाता रहा ये कह के कि भाई ये खूबसूरत ज़्यादा दिखती हैं या जल्दी से बढ़ जाएंगे, बिल्कुल ग्रीन होते हैं। इसी तरह वो पाम ट्रीज, जी बिल्कुल, और वो मतलब खजूर के दरख्त, जी, और जिनका ये हमारे माहौल से मतलब लाहौर के कम से कम जिस प्रेसिपिटेशन जोन में हम हैं या जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ तो डेफिनेटली पाम ट्रीज का या दूसरे कई ट्रीज जो अच्छा, यानी ये जो पौधे लगाए जा रहे हैं प्रॉपर रिसर्च के बाद लगाए जा रहे हैं कि जी। लाहौर के एनवायरनमेंट के साथ कौन से पौधे जो हैं वो मैच बल्कि आप थोड़ा सा अगर इसको पीछे चले जाएं ना, तो जब हम लोग जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उस पर यही रिसर्च करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, कि यहाँ की असल स्पीशीज़ कौन सी थी जो लॉस्ट हैं। तो हमें फ्रेंकली अब वो स्पीशीज़ समटाइम्स सिर्फ कब्रिस्तानों में मिलती हैं, कुछ उनमें से ऐसी हैं जैसे फराश एक पौधा है जो हमारा यहाँ का है, फिर उसके बाद पीलू या उसको आप कह लीजिए कि वो भी एक ऐसे, मतलब ये सब वो स्पीशीज़ हैं जिनमें आपको रिसर्च की ज़रूरत है। तो हम चूँकि ये काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो हमारे पास काफ़ी रिसर्च और डेटा मौजूद है अब लाहौर के बारे में इन पर्टिकुलर। बट आपने जैसे प्रोग्राम के शुरू में नोट किया, हम लाहौर से बाहर काफ़ी शहरों में काम कर चुके हैं। हम मुल्तान में फॉरेस्ट बना चुके हैं, रावलपिंडी में, मरीर चौक में बना चुके हैं, और भी बहुत, और इंशाल्लाह ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। पंजाब हुकूमत बहुत ज़बरदस्त इस सिलसिले में काम करने जा रही है ताकि लाहौर के एनवायरनमेंट जो है उसको बेहतर बनाया जा सके। थैंक यू सो मच बिलाल अकबर साहब, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। अभी हम नाज़रीन शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाजरीन, कौमी ब्लाइंड क्रिकेटर्स जो हैं वो पीसीबी के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं, और मुजाहिरीन का कहना ये था कि ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल को मिलने वाला जो बजट है एक तो वो नाकाफ़ी है, और फिर पिछले 2 साल से उसमें कोई इजाफा भी नहीं किया गया। इस बजट के तहत जो हर खिलाड़ी को रकम आती है वो 10,000 रुपये माहाना आती है, और वो खिलाड़ियों के लिए नाकाफ़ी है। जिसके बाद पीसीबी ने इनके मुतालिबात सुने और 5% बजट में इजाफे की यकीन दहानी करवाई। और अब इन जो क्रिकेटर्स हैं इनका ये कहना है कि अगर बजट में इजाफा ना किया गया, पीसीबी की जानिब से 1 महीने के अंदर मुतालिबात ना माने गए, तो फिर ये अपनी अगली स्ट्रैटेजी जो है वो तरतीब देंगे। मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं कैप्टन कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम निसार अली, और साथ ही साथ वाइस कैप्टन जफ़र इकबाल साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। निसार, आप ये बताएं कि पीसीबी की जानिब से मतलब क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है कौमी ब्लाइंड क्रिकेटर्स को, और फिर आपके मुतालिबात इस हवाले से भी तफसीलन बताइएगा कि बजट कितना है, हर खिलाड़ी के हिस्से कितने पैसे आते हैं। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और मैं सबसे पहले पब्लिक टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें यहाँ पे मदऊ किया है। तो कल हमने पीसीबी के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया था। उसमें हमारा कोई इस तरह का इशू नहीं था कि हम कोई इश्तिआल अंगेज़ी करें या नफ़रत फैलाएँ। सिर्फ हम अपनी पब्लिक को, आवाम को और हुकूमत वक्त को और पीसीबी को ये उनकी आंखें खोलना चाहते थे, उनको एहसास दिलाना चाहते थे कि जिस तरह की बातें आप हमारे साथ करते हैं, आप कहते हैं हर जगह पे कि हमें आपके साथ बड़ी हमदर्दी है, तो यार हमदर्दी से पेट नहीं भर सकता किसी का भी। तो आज के दौर के हालात देख लें आप, महंगाई का जो है वो रेट देख लें कि किस लेवल पे जा रही है। तो जहाँ पे आप हमें 10,000 रुपया पर मंथ दे रहे हैं, तो उससे एक नॉर्मल आदमी जो है वो कभी भी गुजारा नहीं कर सकता। और स्पेशली जब आप ब्लाइंड लोगों की, स्पेशल लोगों की बात करते हैं, तो उनके तो और ज़्यादा मसाइल हैं। तो जहाँ पे आप हमदर्दी की बातें कर रहे हैं, वहाँ पे आप थोड़ा सा फाइनेंशियली भी तो हमें सपोर्ट करें ताकि हमारा जो गुजारा है वो अच्छे तरीके से हो सके। बेसिकली कल जो हमारा मुजाहरा था वो पीसीबी के ख़िलाफ़ इसी वजह से था, सिर्फ पीसीबी के ख़िलाफ़ नहीं था, इसमें हम हुकूमत वक्त को भी शामिल किया है।
क्योंकि हमारे जो पीएम साहब हैं हमारे लिए काबिल एहतराम है, पीसीबी हमारे लिए काबिल एहतराम है। ज़ाहिर है हम उन्हीं का हिस्सा है, हम सब एक ही हैं, पाकिस्तान का हिस्सा है सब हम। तो सिर्फ हम उनको एहसास दिला रहे थे कि यार वक्त पे अपनी आंखें खोल लो, ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए। गलत से क्या मतलब है, ऐसा नहीं है कि हम कोई दहशतगर्दी करेंगे, कोई इश्तिहाल फैलाएंगे। सिर्फ ये है कि हमारी जो अचीवमेंट्स हैं हम उनको पीएम हाउस के सामने जाके, पीएम ऑफिस के सामने जाके बाय रोड पे रख देंगे, तो वहाँ पे जाके हम उसको नज़र आतिश करेंगे। अच्छा ये बताओ ज़रा निसार, सबसे पहले आम पब्लिक को ये भी पता होना चाहिए कि आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं। आप इस वक्त जी बिल्कुल, आपने बेशुमार मेडल्स जीते हैं, बेशुमार ट्रॉफीज जीती हैं, ज़रा पब्लिक को ये भी बताओ कि आप क्या क्या कुछ जीता हुआ है आपने। जी बिल्कुल, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो अचीवमेंट्स हैं, 2 दफ़ा के हम वर्ल्ड चैम्पियंस हैं, ठीक है। इसके अलावा ओडीआई सीरीज़ जो हुई है हमारी, जिन भी ममालिक के साथ बायलैटरल सीरीज़ हुई हैं, 16 टोटल ओडीआई सीरीज़ हमने खेली है, उसमें से 14 हमने विन की हैं। इसके अलावा T20 सीरीज़ की बात की जाए तो 11 T20 इंटरनेशनल सीरीज़ हमने खेली और उसमें से 10 विन की हैं। 2 दफ़ा वर्ल्ड कप हमने जीता है और बाकी जो वर्ल्ड कप हुए हैं अभी तक जितने भी ब्लाइंड क्रिकेट के, सब के हम रनर्स अप हैं। तो हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की कारकर्दगी है, अल्लाह पाक का बड़ा करम है हम पे कि वो बेहतरीन है। तो अभी रिसेंटली हम अप्रैल में जनाब बांग्लादेश में ट्राई नेशन सीरीज़ हुई है, उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया पार्टिसिपेंट थे। तो उसमें हमने लीग के तमाम मैचेस के साथ साथ फाइनल में भी इंडिया को नॉकआउट किया है और बड़े मार्जिन से जो है वो उनको हराया है। 62 रन के मार्जिन से हमने उनको हराया है। और ये T20 में इतना बड़ा मार्जिन से किसी टीम को शिकस्त देना ये आसान बात नहीं है, ये आप सब लोग क्रिकेटर्स जो है वो समझ सकते हैं इस बात को। बहुत ज़बरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं, कारकर्दगी, परफॉर्मेंस सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है। पीसीबी को जो आपके मुतालिबात हैं उन पर नज़रसानी करनी चाहिए। निसार, आप ज़फ़र, आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त कितने ब्लाइंड क्रिकेटर्स जो हैं वो इसमें मौजूद हैं और बजट कितना मिल रहा है, जिसमें पीसीबी की जानिब से अब कहा गया है कि हम 5% इजाफा करते हैं। 10,000 पर मंथ तो इनको मिल रहा है, लेकिन बजट है कितना और कितने क्रिकेटर्स हैं? टोटल कितना होगा? सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे मदऊ किया। और जो पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट कौंसिल है उसके 17 टोटल क्लब हैं मुख्तलिफ शहरों में, और टोटल जो प्लेयर बन रहे हैं वो 2000 के करीब प्लेयर बन रहे हैं। और तकरीबन 200-400 प्लेयर ऐसे हैं जो तकरीबन हर वक्त खेलते रहते हैं। तो बजट जो है हमारा टोटल 1 करोड़ कोई 71 लाख के करीब है। और ये मैं बताता चलूँ कि 2000 प्लेयर एक तरफ और एक प्लेयर जो नॉर्मल है वो एक तरफ, उसका बजट हम 2000 में से भी ज़्यादा है। तो 15 लाख रुपए उसका एक माह का है, और 15 लाख अगर 1 साल का बनाए तो 1,80,000 से ऊपर 1 करोड़ 80 से ऊपर बनता है। तो ये देखें, और हमारी अचीवमेंट आप ये देखें कि जब पाकिस्तान में क्रिकेट बिल्कुल नहीं हो रही थी, इंडिया जैसी टीम को 2011-2014 में हम लोगों ने यहाँ पे बुलवा के मैच खिलवाया और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी यहाँ पे नहीं है, अगर इंडिया जैसी टीम आ सकती है तो दूसरी टीमें भी आ सकती हैं। तो इसके साथ साथ आप देखें कि क्रिकेट की वजह से बहुत सारे ब्लाइंड लोगों की ज़िंदगी चेंज हुई है, लेकिन ये जितनी काविश हम लोगों ने की है ये बहुत ज़्यादा कम है। 10,000 रुपये देना, आज तो मज़दूर की भी 20,000 से ऊपर हो गई है, तो हमें सिर्फ 10,000 मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं अपील करता हूँ ख़ास तौर पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इमरान खान साहब, उनसे कि हमारे ये मुतालबात सुने जाएँ, हमारी जो बजट है वो बढ़ाया जाए। और 1 माह का हम लोगों ने टाइम भी दिया है, कल भी मीडिया में दिया था, आज भी हम फिर कह रहे हैं कि 1 माह के अंदर हमारी जो गुजारिशात हैं वो सुनी जाएं, वरना हम इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर हाउस ज़रूर आएंगे। अच्छा निसार, जिस तरह से 5% इजाफे की यकीन दहानी करवाई गई है, आपका मुतालिबा भी यही था या ये पीसीबी ने आज खुद कहा है कि हम 5% इजाफा करेंगे? और आपको क्या लगता है जो 5% इजाफा है ये इनफ है, ये आपकी डिमांड्स के मुताबिक है, इससे जो है वो गुजारा हो जाएगा? जी, कल जो हमारे उनके साथ मुज़ाकरात हुए हैं पीसीबी के ऑफिशियल्स के साथ, तो उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा तो बजट जो है हमारे सारे अप्रूव हो चुके हैं, इस दफ़ा हम कुछ भी नहीं कर सकते आपके लिए 0%। फिर भी हम आउट ऑफ वे जाके आपकी खातर जो है आपकी अचीवमेंट्स को देखते हुए हम आपको जो है 9.5 लाख रुपए का इजाफा करते हैं आपके बजट में।
तो ये ना होने के बराबर है। वो खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ, जिन ज़िम्मेदारान के साथ हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने खुद इस बात को माना है कि ये ना होने के बराबर है। तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने हमें ये तसल्ली दी है, उन्होंने ये कहा है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो बजट होगा उसमें हम आपके लिए खातर खा इजाफा करेंगे। हमारी जो डिमांड थी वो 50% की थी कि कम अज़ कम मिनिमम हमारे बजट में 50% का इजाफा किया जाए, ताकि हमारे प्लेयर्स की कोई फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो सके। तो फिल वक्त तो उन्होंने यही किया है, वो कह रहे हैं कि हमसे इतना ही हो सकता है, इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल सितम ज़रीफ़ी की इंतहा आप ये देख लें कि रिसेंटली, कोई इतने लंबी पुरानी बात तो है नहीं है, अप्रैल की बात है, अप्रैल में हम ट्राई नेशन सीरीज़ जीत के आए हैं, इंडिया को शिकस्त दे के आए हैं। किसी एक बंदे ने, हुकूमती अहदेदार ने या PCB के किसी बंदे ने हमें मुबारकबाद तक नहीं दी, कोई हमें वहाँ पे वेलकम करने तक नहीं है। बनती है। बात है, इतनी बड़ी अचीवमेंट हो आपकी, और आप जैसे बता रहे हैं 5%। देखो ना रोमा, अगर 5% किया जाए तो इनकी सैलरी में क्या 200 या 300 रुपए का इजाफा हो जाएगा। तो जैसे बात हो रही है 10,000 रुपये, 10,000 में हकीकत में अगर घर चलाना हो किसी ने, घर तो क्या मतलब और जहाँ पर आपकी अचीवमेंट्स इतनी ज़्यादा, आप नॉर्मल प्लेयर का वो जिस तरह से खर्चा बता रहे हैं उस पर इतने एक्सपेंडिचर्स जो हैं आप स्पेंड कर रहे हैं, और उनकी कारकर्दगी भी सबके सामने है। तो यहाँ पर अगर हमारे ब्लाइंड क्रिकेटर्स परफॉर्म कर रहे हैं तो जो इनके मुतालबात हैं उनकी सुनवाई ज़रूर होनी चाहिए। ज़फ़र, आपका जो मुतालबा है वो बजट के हवाले से ही है, बजट में इजाफा किया जाए, या इसके अलावा भी आपकी काउंसिल की जानिब से कोई और इजाफा भी PCB से किया गया है? जी, एक तो बजट में इजाफा का है मुतालबा हमारा, और दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि 2002 में परवेज़ अली साहब ने हमें क्रिकेट ग्राउंड दिया था, ज़मीन दी थी, क्रिकेट ग्राउंड बनना है, तो वो अभी तक हमारे हैंड ओवर नहीं किया गया। और हमारे पास क्रिकेट ग्राउंड कोई भी नहीं है ब्लाइंड क्रिकेट के लिए पूरे पाकिस्तान में। तो हम ये भी मुतालबा करते हैं कि वो जो क्रिकेट ग्राउंड था वो भी हमें दिया जाए, ताकि हम क्रिकेट और ज़्यादा हमें मौके मिलें और पाकिस्तान का हम नाम रोशन मज़ीद करें। ये निसार, ये कहाँ पे है क्रिकेट ग्राउंड? ये इधर लाहौर में ही है। तो ये 2002 का वर्ल्ड कप जब हमारी टीम जीती थी, तो उसके बाद जो है वो परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला थे पंजाब के, तो उन्होंने जगह अलाट की थी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के दौर में उसके ऊपर काम हुआ है, लेकिन ताहाल अभी तक वो ग्राउंड जो है वो खेलने के काबिल कोई नहीं हुआ, और ना ही उसमें कोई खातर खा जो है डेवलपमेंट हुई है, ना ही हमारे हैंड ओवर किया गया है। तो इस बात का, इस चीज़ का फिर हम क्या कर सकते हैं, उस ग्राउंड का हम क्या करेंगे। तो जब आप हमदर्दी की बातें कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली भी करके दिखाएं कुछ। तो थोड़ी सी करेक्शन करूंगा कि जो हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया जाता है, इसमें 3 कैटेगरीज हैं, A, B और C। A कैटेगरी में हमारे सिर्फ 2 प्लेयर्स होते हैं, जबकि नॉर्मल जो क्रिकेट है, हमारी मेंस क्रिकेट है, उसके 4 प्लेयर A कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे होते हैं। B में हमारे 4 प्लेयर्स हैं और उनके 6 प्लेयर्स हैं। C में बाकी हमारे सारे जो जितने भी प्लेयर्स हैं 13, वो C में आते हैं। तो उनके जो है वो 7 प्लेयर C का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। एक बंदा A वाला उनका जो है वो 15 लाख रुपया माहाना ले रहा है, जबकि हमारा एक बंदा जो है वो सिर्फ 15,000 रुपये ले रहा है। और इसी तरह B का जो हमारे 4 लोग हैं वो 12,000 पर मंथ ले रहे हैं, और C वाले जितने भी हैं हमारे वो 10,000 सिर्फ ले रहे हैं। तो ये आपको वैसे क्या लगता है, एक वो क्रिकेट टीम है, एक ब्लाइंड क्रिकेटर्स की ये जो टीम है, डिस्क्रिमिनेशन क्यों PCB इसमें कर रहा है? देखें जी, हमारी अचीवमेंट्स को अगर आप देखते हैं तो हमें सिर्फ हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बातों से आपकी हमदर्दी जो है, ये लोग जो कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हर जगह पे आपके साथ हैं, यार हम भी इज़्ज़तदार लोग हैं, हमें भी थोड़ा सा इज़्ज़त दो ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। थोड़ा सा हमारी अचीवमेंट्स को उठा लो, उठाओ, सामने तो करो ना, उसको जरूरत कबूल भी तो करो ना। सिर्फ ये नहीं कहो कि ठीक है यार बहुत अच्छा काम किया आपने, बातों से ये कह देना, या जो ट्रॉफीज हमारे पास पड़ी हुई हैं, जो मेडल्स हमारे पास है, उनसे किसी का पेट तो नहीं भर सकता। उनको क्या करेंगे जब हमारे अक्सर प्लेयर्स जो है वो मजदूरी कर रहे हैं। आपका कोई सेंट्रल कोई ऑफिस, कोई सेक्रेटेरिएट को कहीं पे है, या वो भी जगह कोई नहीं? जी बिल्कुल है, हमारी जो काउंसिल है PBCC, जिसके साथ हम सब जो है वो प्लेयर्स रजिस्टर्ड प्लेयर हैं, जिसके PBCC जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एफिलिएट है। तो PBCC के पास बारहा हम अपने मुतालबात लेके जा चुके हैं कि हमारा जो है थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करो, बजट को तो थोड़ी सी हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इम्प्रूव करो, मैच फीसिस इम्प्रूव करो। आप देख लें कि डोमेस्टिक का जो मैच हम खेलते हैं, एक मैच, उसमें सिर्फ 500 रुपया हमें मिलता है,
एक मैच खेलने एक का मैच 500 खेलने का सिर्फ 500 रुपया, और एक मजदूर जो है वो आज के दौर में 1500-2000 और एक नॉर्मल क्रिकेटर जो है उसको कितने मिल रहे हैं एक मैच खेलने नॉर्मल क्रिकेटर की तो आप बात ही ना करें ना, वो तो लाखों में, 100 की तो बात ही ना करें, वो तो लाखों में जाती है। तो ये आप देख लें, जब हमारे अक्सर क्रिकेटर्स जो हैं वो शिकायत ये करते हैं, यार घर में जाते हैं, ज़ाहिर है हर बंदे की फैमिली है, इज़्ज़तदार लोग हैं, फैमिली वाले हैं, बाल बच्चेदार हैं, तो वो कहते हैं यार ये घर वाले हमें कहते हैं ये ट्रॉफियाँ जो तुम लेके आते हो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम पिघला के बच्चों को खिलाएं, इनको पिघला के हम अपनी फैमिली के जो पेट पालें। तो ये लम्हा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है, लम्हा बिल्कुल। फिक्रिया है। अच्छा, सबके लिए। अभी शर्मनाक, वैसे शर्मनाक है, मतलब हकीकत में शर्म करनी चाहिए। अगर देखा जाए तो जो अहदेदार हैं, अचीवमेंट्स इनकी हम भी पढ़ते रहते हैं, मतलब हमेशा से जब भी ये लोग बाहर जाते हैं, कोई टूर्नामेंट्स वगैरह में आते हैं, बड़ी कारकर्दगी इनकी होती है। भारत को ये अक्सर इन्होंने शिकस्त दी है, शायद ही कभी कोई ऐसा मौका होगा जिसमें भारत से और मेरे ख्याल इनको में शिकस्त हमारे हुई हो। नॉर्मल क्रिकेटर से ज्यादा बेहतर हमारी ब्लाइंड क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस है, मतलब कारकर्दगी जैसे है। 2 दफ़ा वर्ल्ड कप जीता हुआ है, मतलब बता रहे हैं, अभी ट्राई नेशन जीत के आए हैं, लेकिन हकीकत में मतलब पता नहीं क्यों कान पे जूं नहीं रेंगती, मतलब इनके जो अरबाब इख्तियार हैं इनको शर्म बाकी करनी चाहिए और इनके मुआवजे में फौरी तौर पे इजाफा होना चाहिए। ज़फ़र, आप ये बताओ कि क्या मतलब जो आम क्रिकेटर हैं फिर मतलब आपके, वो क्या कर रहे होते हैं फिर, वो मतलब बेचारे क्या मजदूरी करते हैं अपना पेट पालने के लिए, क्या करते हैं? ज़्यादातर तो मजदूरी ही करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जॉब भी जिनकी है। और बहरहाल ये है कि जिस तरह की काविश है ब्लाइंड क्रिकेट की, पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम की, तो मेरे ख्याल में ये बहुत कम है। और मैं भरपूर गुजारिश करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब से, क्योंकि वो उन्होंने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, और वर्ल्ड कप जीत के आज वज़ीर आज़म बन बैठे हैं, तो हमारा भी वो ख्याल करें। हमने भी 2 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, और तकरीबन ये बता दें हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मतलब 89 वनडे में से 73 वनडे हमने विन किए हैं, और 58 में से 52-20 हमने विन किए हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया को जाकर हराया है, अफ्रीका को जाकर हराया है, और इंडिया में जाके हराया है। तो ये रिकॉर्ड हमारे बहुत अच्छे हैं। लिहाजा अब हमारी नज़र सिर्फ इमरान खान साहब पे है, वो मेहरबानी करें, ये हमारा शो ज़रूर सुने और इस पे नज़रसानी करें, हमारे लिए बिल्कुल नज़रसानी की ज़रूरत है। और हम भी अपने पब्लिक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, पीसीबी के ऑफिशियल से, हुकूमत वक्त से यही दरख्वास्त करना चाहेंगे कि इनकी अचीवमेंट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, इनकी सुनवाई की जाए, इनके मुतालबात जो हैं वो माने जाएँ, और इनके बजट में इजाफा किया जाए। 5% इजाफे से कुछ नहीं होने वाला, इनके हिस्से कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल रोमा, तुम सही कह रही हो, मैं भी मतलब इस पे सपोर्ट करना चाह रहा हूँ कि इनकी सुनवाई होनी चाहिए। इमरान खान साहब को चाहिए आगे आए, खुद आगे क्रिकेटर रह चुके हैं, इतने क्रिकेटर रह चुके हैं, और ये देखें कि मतलब एक वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था, कौम ने किस तरह से उनको सर पे उठा लिया। इन्होंने 2 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, और उसके बावजूद कौम में तो हमदर्दी है, लेकिन इनके लिए वो जो हमदर्दी जिस तरह की होनी चाहिए, जिस तरह की मराहत इनको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली। अभी ये बता रहे हैं ट्राई नेशन जीत के आए, किसी ने मुबारकबाद तक नहीं दी, तो बड़े शर्म का मकाम है। मेरे ख्याल में इसको फौरी तौर पे इसका इजाला होना चाहिए, और इनके लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा निसार, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आप अपनी अचीवमेंट्स बता रहे हैं, कारकर्दगी बता रहे हैं, ठीक है, आपके मुतालबात हमने भी अपने पब्लिक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से लोगों हुकूमत वक्त से और पीसीबी के ऑफिशियल से अपील की है कि वो आपके मुतालबात की सुनवाई करें। अपार्ट फ्राम दिस, गेम की तरफ आएँ तो ऑब्वियसली एक देखना, और मतलब जो नॉर्मल क्रिकेटर्स हैं वो कैच करना, विकेट कीपिंग करना, बैटिंग करना, आप लोगों का काम बहुत मुख्तलिफ है। आप लोग सेंस कैसे करते हैं, किस तरह से खेलते हैं, किस तरह से कैच करते हैं, किस तरह से चौके छक्के लगाते हैं, किस तरह से फिर आप मतलब ट्रॉफीज जीतते हैं, तो इसके लिए आप की सेंसेस किस तरह से काम करती हैं? जी बिल्कुल, जो हमारी ब्लाइंड क्रिकेट है इसमें ज़्यादातर सेंसेस ही इस्तेमाल होती है। हमारे जो ब्लाइंड क्रिकेटर्स हैं वो अपनी हेयरिंग के ज़रिए जो कानों की सुनने की जो कुव्वत समाअत है उसके ज़रिए जो है वो खेलते हैं। बॉल जो है हमारी हार्ड प्लास्टिक की होती है, उसमें बॉल बैरिंग्स होते हैं। एक तो वो बॉल का वज़न बराबर करने के लिए, और दूसरा सबसे अहम उसमें जो बात होती है वो उसकी आवाज़ के लिए होते हैं। और बॉल हमारा जो होता है अंडर आर्म करते हैं हम,
नॉर्मल क्रिकेट में तो ओवर आर्म बॉलिंग करते हैं, हमारी जो बॉलिंग होती है वो अंडर आर्म होती है। उसकी वजह ये है कि जब बॉल नीचे ज़मीन के साथ पिच के ऊपर रेड़ती हुई जाती है तो वो आवाज़ पैदा करती हुई जाती है, तो जो हमारा ब्लाइंड क्रिकेटर है वो उस आवाज़ को सुन के खेलता है। बड़ा टफ जॉब है ये, इसमें बड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, बड़ी मेहनत चाहिए होती है, और हमारी प्रैक्टिस के लिए भी आपको पता है कि सहूलियात ना होने के बराबर है। आम एक नॉर्मल क्रिकेटर जो है वो किसी भी जगह पे जाके अपनी बॉलिंग बैटिंग कर सकता है, लेकिन हमारे लिए पूरी पिच का होना ज़रूरी है, उसके अलावा हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। तो एक तो क़ुव्वत समात के ज़रिए हमारे प्लेयर्स जो है वो परफॉर्म करते हैं, खेलते हैं, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग करते हैं। आप अगर इत्तफाक हुआ हो आपको हमारे मैचेस देखने का, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह वो लोग जो है वो अपनी जान लड़ा रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी क्रिकेट में 3 कैटेगरीज हैं ब्लाइंड क्रिकेट में। जो हमारी प्लेइंग 11 खेल रही होती है उसमें 4 लोग जो होते हैं, मिनिमम 4 लोग वो टोटल ब्लाइंड होते हैं, बिल्कुल जो नहीं देख सकते। इसके अलावा 3 लोग जो है वो हमारे पार्शियल ब्लाइंड होते हैं, 4 लोग जो है वो पार्शियल साइटेड होते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे पार्शियल साइटेड बंदे हैं या पार्शियल ब्लाइंड है, इनको हम बाउंड्री के ऊपर जो है वो कर सकते हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं बाउंड्री के ऊपर फील्डिंग करने के लिए। वो बाउंड्री को कुछ थोड़ा सा नज़र का इस्तेमाल करके, कुछ आवाज़ को सुन के वो बाउंड्रीज को रोकते हैं, कैचेस वगैरह लेने की कोशिश करते हैं। मोस्टली तो ड्रॉप ही होते हैं, लेकिन यह है कि कोशिश ज़रूर करते हैं, अपनी जान मारते हैं। तो चौके छक्के जो है, चौके तो अक्सर लगते ही हैं, छक्का लगाना इसमें बहुत मुश्किल बात है, लेकिन हमारे प्लेयर्स की स्किल्स ऐसी हैं कि वो छक्के भी लगाते हैं। और लास्ट टाइम जो हमारी सीरीज़ हुई है इधर बांग्लादेश में, उसमें हमारा एक प्लेयर है बदर मुनीर, तो बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है वो, उसने 4 छक्के एक ही मैच में लगाए थे इंडिया के ख़िलाफ़। और वो छक्के भी कोई आम खाम छक्के नहीं थे, कम से कम 85 मीटर लंबे छक्के थे। ज़बरदस्त। तो इंडिया की बॉलिंग लाइन अगर आप देखें तो वो इंतहाई स्ट्रांग बॉलिंग लाइन है, और उनकी फील्डिंग जो है दुनिया की जो नंबर 1 टीम्स है उनमें से भी बेहतर है। तो उसके खिलाफ, उस टीम के खिलाफ इस तरह परफॉर्म करना, तो फिर आप दोनों में से बैट्समैन कौन है और बॉलर कौन है? जी, मैं जो है वो विकेट कीपर बैट्समैन की हैसियत से टीम में अपना रोल प्ले कर रहा हूँ, और जफ़र साहब जो है ये बैट्समैन है, B1 बैट्समैन है, टोटल ब्लाइंड है ये, मैं पार्शियल ब्लाइंड हूँ। तो इस तरह जो है वो हमारी सीरीज़ हुई है अभी लास्ट टाइम बांग्लादेश में इंडिया के ख़िलाफ़, फाइनल की मैं बात करूँ तो उसमें मेरे 69 रन थे। अच्छा। और जफ़र साहब के 48 रन थे। ठीक है। तो इस तरह की हमारी जो है वो है। कोई भी आप हमारा मैच हिस्ट्री का कोई भी उठा के देख लें तो उसमें आपको हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर हमारा जो एक लेवल है उसमें कहीं पे भी कोई कमी नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम जो है वो अपने मुल्क के परचम की सरबुलंदी के लिए खेलते हैं। कभी भी हम लोग जो है वो पैसे के लिए नहीं खेले। अभी आप देख सकते हैं कि जो हालात चल रहे मौजूदा दौर के, इसमें सिर्फ जो है वो प्राइड के साथ जीना बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, इसके लिए आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा बेहतर होने पड़ता है। ज़ाहिर आपने सरवाइव करना है तो आपको फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम मजबूर हो के यहाँ पे आए। ये भी सिर्फ एक जो है वो पैगाम देने के लिए, किसी किस्म की हम जो है वो इश्तिहाल अंगेज़ी के लिए नहीं आए थे, ना ही हमारा कोई ये था कि हम कोई तोड़ फोड़ करेंगे, कोई दंगे फसाद करेंगे। अच्छा भी, हमारे लिए तो बड़े एजाज़ की बात है कि आप लोग आज तशरीफ़ लाएँ यहाँ पे, और कौमी क्रिकेट टीम के आप प्लेयर हैं। मतलब जितना भी आपकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। जाते जाते मैं ख्याल में एक अपील फिर कर दें, कम से कम इजाज़त लेने से पहले, कि इनकी सुने, इनकी सुनवाई होनी चाहिए, इनकी बातों का जो शिकायत है उनका अजाला होना चाहिए। और 5% इजाफा कुछ भी नहीं है, जितने के ये हकदार हैं, इवन 50% भी कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन मेरा मतलब है कि खातिर खा इजाफा हो, ताकि कम से कम ये अपने घरों में सुकून के साथ रह तो सके। और ऑब्वियसली जब आपको अप्रिसिएशन मिलती है किसी काम की, तो फिर आपका मोटिवेशन लेवल और भी क्या बहुत कुछ अच्छा करेंगे ये, और कितनी ट्रॉफियां, कितने मेडल जीते। मेडल से पेट नहीं भरता। बिल्कुल, मराद की जरूरत है, इनके बजट में इजाफे की जरूरत है। हम दोबारा से पब्लिक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जो कि खुद भी क्रिकेटर रहे हुए, वर्ल्ड कप जीते हुए, उनसे भी अपील करेंगे, और साथ ही साथ PCB ऑफिशियल से भी अपील करेंगे कि इनके मुतालिबात की सुनवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया निसार, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। सफ़र आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी हम बात करेंगे फलों में जिस फल को मुनफरिद हैसियत हासिल है, कौन सा फल है वो? अंगूर। हाँ, आपको तो पहले ही पता होगा। मुझे पता है, अंगूर की कई किस्में हैं। हाँ, यानी Black वो गोल अंगूर है। होता है, लंबा सुंदर खानी होता है, बड़ा अंगूर है बीज वाला, और मतलब जो जो चमन का अंगूर है, काले रंग का है, अरगवानी है, इतनी किस्में आपको जिसकी तो कोई हद किस्मों का नहीं। भी पता है। अच्छा, मुझे किस्मों का नहीं पता था। मैंने फ्रांस की वादियों में और स्विट्जरलैंड की वादियों में अंगूर की जो दरख्त पौधे हैं, बेल पर बेलें लगता है ना, बेलें गुच्छों की सूरत। बेलें हैं, उनको देखा जिस तरीके से वो किसान उनको तोड़ते हैं, फिर अपने लेके जाते हैं, फिर उसके अपने शरबत बनाते हैं, उसके जूस निकल के जो हैं वो पैक होके वो निकलते हैं, और वो बगैर कोई केमिकल के फिर वो पूरे स्विट्ज़रलैंड में प्रोवाइड किए जाते हैं मुख्तलिफ रंगों के। तो ख़ास तौर पे सुर्ख रंग का जो उनका अंगूर है ना, वो तो क्या बात है, मतलब हमारा भी अंगूर किसी से कम नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ पर चकवाल में अंगूर की बहुत ज़्यादा काश्त हो रही है। इस पर हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट भी है, पहले चलकर वो मेरे ख्याल में रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू भी सर करेंगे। मैं ये बता दूं कि हमारे यहाँ हमेशा जब अंगूर का नाम आता है ना, तो उसके साथ ही हमारे दिन में पहली चीज़ आएगी चमन, अच्छा, बलूचिस्तान का। ठीक है। हमारे दिन में कभी चकवाल नहीं आएगा। हाँ। हालांकि चे से है वो भी लेकिन ये है कि चकवाल में, मासलत है। चकवाल में अगर काश्त हो रही है तो बड़ी हैरत की बात है भाई, मैं भी देखना चाहूँगा। हाँ, पहले चलकर ये रिपोर्ट देखते हैं। तो ये खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, और आलमी माहिरीन ने जब से कहा है कि पोटोकार का जो हित्ता है, ये जो जगह है, ये अंगूर की काश्त के लिए बड़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, तो इसीलिए मेरे ख्याल में चमन के बाद अब चकवाल में अंगूर जो है वो इतने ज़्यादा काश्त हो रहे हैं। चकवाल में कम से कम एक बात ये होगी कि जो बलूचिस्तान की साइड है वहाँ पे पानी का बड़ा मसला है, तो पानी की कमी की वजह से वो हो रहा है। और फिर अब अफगानिस्तान में हालात ख़राब हैं। अफगानिस्तान से बहुत आया करता था अंगूर किसी ज़माने में, अच्छा, तो वो भी मेरे ख्याल में बंद हो जाएगा। अभी जो हालात वहाँ पे हैं, बंद हुआ होगा इस सीज़न में। तो चकवाल में अगर ये बन रहा है तो भाई कमाली बात है। और यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनका ये कहना है कि अगर हुकूमत सरपरस्ती करे तो वो इससे बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। यहाँ पर ढेरों अंगूर जो है वो ज़मीन भी मौजूद है, काश्त किया जा सकता है, और इसको फिर बाहर के ममालिक में ऑब्वियसली भेजा जाएगा तो रेवेन्यू भी जनरेट होगा। तो हुकूमत को मेरे ख्याल में इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। हम अपने पूरे शो में हुकूमत की तवज्जो किसी ना किसी तरफ दिलवाते ही रहते हैं लेकिन पता नहीं तवज्जो देने वाले उनकी खुद तवज्जो किस तरफ है। हाँ, उनकी तवज्जो शायद इस तरफ है कि फिरदौस आशिक अवान को पंजाब असेंबली में आने देना है कि नहीं आने देना। कल वो बेचारी को रोक दिया वहाँ पे बाहर। 2 दिन पहले उसका तमतराक था, कोई उसके जनाब वो पकड़ी नहीं जाती थी। अब कल पंजाब असेंबली के बाहर उसको रोक दिया। खैर अंगूर से कहाँ मैं पहुँच गया तो मैं सिर्फ अंगूर तक ही रहना चाहिए। ब्रेक ले लेते हैं। हाँ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस करना है। अफगानिस्तान की जो मौजूदा सिचुएशन है, वहाँ पर जो खाना जंगी का माहौल है, चीज़ें किस तरह से सॉर्ट आउट होंगी, पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार हो सकता है। अभी तक तो पाकिस्तान को ही ब्लेम किया जा रहा है। तमाम तर मौजू पर बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद और फिर हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। अफगानिस्तान की अगर हम मौजूदा सिचुएशन को डिस्कस करें तो अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर तालिबान जो हैं वो काबिज हो चुके हैं। मुसलसल तालिबान की पेशकदमी का जो सिलसिला है वो जारी है और अफगान हुकूमत जो है वो बेबस दिखाई देती है। 11 सितंबर को यहाँ से मुकम्मल तौर पर अमरीकी फ़ौज का इनखला हो जाएगा। उसके बाद क्या सिचुएशन होगी इस बारे में सबको इबाम है। साथ ही साथ अफगानिस्तान को ईरान से तेल की सप्लाई बंद होने का भी खदशा है। अभी कुछ रोज़ पहले की बात की जाए तो तालिबान ने सूबाई दारुल हुकूमत, अफगानिस्तान का जो सूबाई दारुल हुकूमत है ज़रनज, उस पर भी कब्जा कर लिया था। सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इस खाना जंगी को कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, पाकिस्तान अपना किरदार किस तरीके से अदा कर सकता है, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार अरशद यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अफगान मसले पर हल के लिए यूनाइटेड नेशंस का भी रिसेंटली इजलास हुआ है, सलामती काउंसिल का, जिसमें जितने भी फरीकैन हैं उन पर यह जोर दिया गया है कि ये लड़ाई बंद करें और अमन मुज़ाकरात की तरफ आएं। अब जबकि अफगान क्लेम करते हैं कि वो अफगानिस्तान के, तालिबान क्लेम कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के वो 80% से ज़ायद हिस्से पर काबिज हो चुके हैं। खाना जंगी का माहौल है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आपको क्या लगता है ऐसी सिचुएशन में अमन मुज़ाकरात मुमकिन है, मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, तालिबान और अफगान हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि अफ़गानिस्तान में काफ़ी इलाकों पर तालिबान काबिज़ हो चुके हैं,
इनफैक्ट आज सुबह की खबरें ये हैं कि 6 प्रोविंशियल कैपिटल्स फतह करने के बाद वो अब फराह की सिटी में दाखिल हो चुके हैं और वहाँ पर भी उन्होंने कुछ जगहों पर कब्ज़ा कर लिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान से मुनहलिक यहाँ पर करीब ही निंगरहार जो है वहाँ पर भी तालिबान ने अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर ली हैं। मसला अब ये है कि तालिबान ने कभी भी बातचीत से इनकार नहीं किया। वो अगर नाराज़ हो भी जाते हैं तो उन्होंने इस रास्ते को बंद नहीं किया और वो हमेशा यही कहते आए कि हम मुज़ाकरात और पीस प्रोसेस में बैठने के लिए तैयार हैं। वो एक गिला हमेशा करते आए हैं कि अफ़गान हुकूमत एक तो सिंसेयर नहीं है, दूसरा है कि जिन लोगों को वो भिजवाते हैं मुज़ाकरात में, दोहा में हो कहीं पर भी बैठने के लिए, वो लोग बाइख्तियार नहीं होते। तालिबान के जो भी लोग बैठते हैं, जो भी उनके सीनियर्स वहाँ पर बैठते हैं, उनको मुकम्मल इख्तियार होता है कि वो बातचीत को आगे ले जा सकें और जो फ़ैसले वो करें उनको इम्प्लीमेंट करवा सकें। जबकि अफ़गान हुकूमत के जो भी लोग आते हैं वो वहाँ पर बातचीत तो कर लेते हैं, लेकिन फ़ैसले के लिए फिर उनको दोबारा काबुल जाना पड़ता है और वहाँ से प्रेसिडेंट गनी और दूसरों के साथ मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। तो बातचीत का रास्ता बंद नहीं हुआ और नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताओ कि आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि पाकिस्तान को स्केपगोट बनाने की कोशिश की जा रही है। सलामती काउंसिल में जब से सदारत आई है हिंदुस्तान के पास, उस वक्त से हमें खदशा तो ये मौजूद था, लेकिन अफ़गान रिप्रेजेंटेटिव को बुला के जिस तरह से पाकिस्तान की बैशिंग की गई और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, वो बड़ा शर्मनाक है, बड़ा अफसोसनाक है। तो उस हवाले से इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तान बेचारा क्या करे? मतलब वो ये समझ रहे हैं कि शायद तालिबान हमारी जेब में पड़े हुए हैं, हिंदुस्तान ये कह रहा है या हनीफ अतमर ये कह रहा है, और हम जब चाहेंगे उनको निकाल के खड़ा कर देंगे, जब चाहेंगे बिठा देंगे, जब चाहेंगे। कोई है कंट्रोल हमारा? देखिए सर, पहली बात तो ये है कि सबसे करीबी पड़ोसी पाकिस्तान है। सबसे अहम रोल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ने 40 लाख महाजरीन को पनाह दी हुई है। अभी भी कुछ 27 लाख महाजरीन पाकिस्तान में रहते हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान को इग्नोर करना, पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाना, ये इंतहाई अहमकाना काम है। अगर इसमें हमारे पड़ोसी इन्वॉल्व हैं या फॉरेन जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, ये सब बेवकूफ़ी कर रहे हैं। पाकिस्तान को अफ़गान पीस प्रोसेस से निकालना नहीं जा सकता, पाकिस्तान की अहमियत को कम नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके कि अफ़गान तालिबान पर पाकिस्तान का कंट्रोल वैसा नहीं है जैसा पहले था। अब अफ़गान तालिबान मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं और उसकी एक मिसाल आप ये देख लीजिए, पिछले दिनों पर बोलदक और चमन का जो रास्ता है, जो बॉर्डर क्रॉसिंग है, वो बंद हो गया क्योंकि दोनों फरीकैन